तो आइए हम लोग अपने करेंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ इजराइल पैलेस्टाइन इशू और भी कोविड-19 से रिलेटेड इशू और डिफरेंट इशूज़ को देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले जानते हैं कि कौन कौन सा हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाला गया है और उसके बारे में देखेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और उसके अगेंस्ट में क्यों सोशल मीडिया में इतने कैंपेन चलाए जा रहे हैं और क्यों गवर्नमेंट का इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है और वो कितना लॉजिकल है। उसके बाद हम लोग पॉजिटिविटी रेट कुछ स्टेट्स में बढ़ रहा है जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है, उसको देखेंगे। फिर जैसा कि कल के आर्टिकल में हम लोग ने इजराइल और गाजा पट्टी स्ट्राइक्स इन सब के बारे में देखा था, आज कुछ उसका अपडेट एक बार ब्रीफली जान लेंगे। उसके बाद मूडीज़ ने इंडिया में जैसा कि सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन रेट को 13% से घटा के 9.3% इसने प्रोजेक्ट किया है। तो उसके बाद जो कि बट नेचुरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है जो कि वहाँ के पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं आती। इसे आप एक यहाँ पे केरला पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वहाँ की फर्स्ट कैबिनेट की एक मिनिस्टर थी के आर गौरी, जो कि अभी कल उनका देहांत हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ एडिटोरियल पेज पे दो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। एक WHO के द्वारा किस तरह इंडियन वेरिएंट मतलब B.1.617 किस तरह मैटर ऑफ कंसर्न है उसके बारे में बताया गया है। उसको हम लोग देखेंगे कि WHO का क्या कंसर्न है और उसने क्या इस पर अपना ओपिनियन दिया है। उसी तरह नेपाल में प्रचंड का धमाल जारी है और KP ओली ने अपना इस तरह कोरोना क्राइसिस के मिड में वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस और गहरा हो गया क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर KP ओली ने पॉलिटिकल ट्रस्ट वोट हार गए हैं। तो उसी तरह यहाँ पे फिर एक आर्टिकल है जिसमें कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के इस साल 30 ईयर्स हुए थे, तो उस क्राइसिस और 2021 के क्राइसिस को कंपेयर करके वो कुछ बताया गया। और यहाँ पे अभी आप लोग एक न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, किस तरह इलीगली चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या लॉ हैं, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, उसको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर GST कट करने पर किस तरह मास्क या कोई भी प्रोडक्ट पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उसको हम लोग देखेंगे। इस तरह हम लोग और G7 कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे कि PM मोदी ने किस तरह G7 कंट्री के विजिट को कैंसिल कर दिया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये जैसा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बात है जो कि टाटा ग्रुप्स के अंडर में है। तो इसमें एक्चुअली ये है कि अभी बहुत से अपोजिशन का ये क्रिटिसिज्म है कि हमें सांस चाहिए, आवाज़ नहीं। तो ऐसा क्यों, हमें सांस और आवाज़ दोनों चाहिए। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक्चुअली अभी जो प्रेजेंट में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो कॉलोनियल टाइम का ही है, तो उसका एक्चुअली पर ईयर मेंटेनेंस में 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च उस पर आता है और भी बहुत सारे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है और सारे ऑफिस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में और हर मेंबर्स को अलग अलग ऑफिस उसमें प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल है, जिससे कि बहुत सारा मिसमैनेजमेंट होता है और उसमें इशू आ रहा है। इसके लिए एक नया अपने देश की कंपनी टाटा के द्वारा एक वहीं उसके पास में ही बनाने का प्रपोजल है जो कि अभी चल रहा है। तो अभी लेकिन ये है कि इतना क्राइसिस के दौर से कंट्री गुजर रहा है, तो उसे एक साल के लिए 6 महीने के लिए डिले कर देना चाहिए। जो बीच का रास्ता निकाल के गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ इजराइल टारगेट्स गाजा विथ एयर स्ट्राइक्स। अभी गाजा पट्टी में अभी पैलेस्टाइन
को रूल कौन करता है? हमास। हमास एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पैलेस्टाइन के इशू को लेके लड़ाई करता है, जो कि अभी उसने मिसाइल से रॉकेट लॉन्च किया इसराइल पे, लेकिन इसराइल ने फिर गाजा पट्टी पे एयर स्ट्राइक किया। तो उसमें इस तरह हमास और इजराइल गवर्नमेंट के बीच अभी वहाँ पर उसमें 2 इजरायली और 20 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन लोग क्लैश में मारे गए। तो इस तरह वहाँ के बारे में हम लोगों ने कल मैप में भी देखा था। क्या लेकिन अभी यहाँ मूडीज़ ने इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम कर दिया है, 9.3 कर दिया है। अर्लियर एस्टिमेट 13.7% था। उसके बाद इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं हेल्थ केयर स्पेंडिंग वगैरह इंक्रीज करने की, जो कि नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ स्टेट न्यूज, स्पेसिफिक न्यूज है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस तरह WHO ने इंडियन वेरिएंट्स को मैटर ऑफ, मतलब इंडियन वेरिएंट्स कहना गलत होता है, ऑफिशियली इसे B.167 के नाम से जाना जाता है। किसी भी देश के नाम से उस वेरिएंट का मतलब ये नहीं होता है उस कंट्री ने उसे प्रोड्यूस किया। उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले किसी वायरस का वेरिएंट वहाँ पाया गया है। तो इस तरह ये वेरिएंट B.617 इंडिया में, महाराष्ट्र में ये पाया गया था। तो इसलिए इसे इंडियन वेरिएंट का नाम दे दिया गया, क्योंकि प्रोनाउंस करने में B.167 बहुतों को याद नहीं होता है और डिफिकल्ट है, इसलिए उसके ओरिजिन से रिलेट करके बोल देते हैं। तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इसे कैटेगराइज किया है। तो इस तरह बहुत से VOC में जैसे UK वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट्स, इन सब को भी कैटेगराइज किया गया था। तो अभी सबसे लेटेस्ट एडिशन उसमें इंडियन वेरिएंट्स का ही है। तो इसमें एक्चुअली इसकी मोटिविटी वेरिएंट्स एक्चुअली क्या होता है, कोई वायरस अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करता है तो उस ड्यूरेशन में वो उस बॉडी के साथ मिलके वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। उस रेप्लिकेशन के ड्यूरेशन में उसके RNA में कुछ चेंजेज आ सकते हैं, तो वो एक अलग वेरिएंट हो जाता है। तो कभी कभी वो वेरिएंट कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी वेरिएंट चेंज होने पे वो ज़्यादा लीथल या डेडली साबित होता है। तो इसी तरह इंडिया में अभी डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, कई प्रकार के म्यूटेंट के हम लोग ने न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो इस तरह ये मैटर ऑफ कंसर्न है, तो जिसको लेके WTO ने अपना वार्निंग दिया। तो यहाँ फिर नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, किस तरह इस कोविड पेंडेमिक में अभी नेपाल में भी केसेस और ऑक्सीजन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि बहुत वहाँ भी वीक है, तो उसको लेके सारे मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज हो रही है। तो इस बीच में वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने वहाँ के इस सिचुएशन को और वर्स्ट बना रहा है। तो इस तरह इसमें हम लोग नेपाल के बारे में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ 1991 के क्राइसिस के 30 ईयर अभी हुए हैं, तो उसको और ये 2021 के क्राइसिस को कंपेयर किया गया कि किस तरह वो 2021 वाला एक पेंडेमिक से रिलेटेड के बाद की क्राइसिस है और 1991 एक इकोनॉमिक क्राइसिस थे। तो दोनों में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, दोनों एक बहुत ही अलग है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, जैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से किस आर्टिकल्स के तहत प्रोहिबिट या बैन किया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बहुत से कुछ यहाँ क्या उसके यूनिसेफ ने किस तरह एक डाटा रिलीज किया कि 30 मिलियन ऑर्फन इंडिया में ऑर्फन चिल्ड्रेन है, और किस तरह यहाँ पे इंडिया भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है द हेग करके, उसका सिग्नेटरी मेंबर है। और इस तरह करके यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन, उसी तरह द एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट 2017, इस तरह करके जो एक्ट हैं उसका यह नाम है। और यहाँ अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट टू एक UN कन्वेंशन है जिसका कि इंडिया भी सिग्नेटरी है। ये चिल्ड्रेन के राइट्स की बात करता है। अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया के किस पर्सन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था जो कि चिल्ड्रेंस को बचाने के या उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया था।
तो इस तरह इसमें सारे लॉ और एक्ट के बारे में बताया गया और किस तरह चिल्ड्रेन को एडॉप्ट करने के क्या क्या मेथड हैं, किस तरह उसकी कौन कौन सी एजेंसी है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया गया है, जिससे कि आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ इस टॉपिक को डिस्कस कर लिए कि PIL सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के को इंस्टॉल करने के लिए फ़ाइल किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग एक और ही इम्पोर्टेंट आज के G7 कंट्रीज का इंडिया G7 कंट्रीज़ का पार्ट है या नहीं, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये G7 कंट्रीज़ के बैठक में अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये सबसे पहला वेस्टर्न कंट्रीज़ का विजिट था आफ्टर कोविड, तो लेकिन जिसे कि अभी कोविड क्राइसिस की वजह से कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं DRDO। अभी हम लोग ने एक लास्ट टू लास्ट अपने डिस्कशन में कोविड DRDO ने जो डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलके एक ड्रग्स 2-डीऑक्सी ड्रग्स बनाया था, जिसमें कि बहुत से कोविड केसेस के निगेटिव होने के चांसेस सीवियर केस में बढ़ जाते थे। तो इसलिए इस ड्रग्स को DCGI ने इमरजेंसी यूज के लिए इसे अलाउ किया था, जिसको लेके कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा, ह्यूमन ट्रायल से रिलेटेड डाटा पब्लिश नहीं किया गया है, सो इसके इम्पैक्ट के बारे में अच्छे से नहीं बताया। लेकिन अभी जैसा कि जानते हैं कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक था वैक्सीन का क्रिटिसिज्म। उसके बाद हम लोग एक आते हैं इस पेज में ऑटोमोबाइल सेक्टर से और बाइक से रिलेटेड है। तो जो जिनकी हैबिट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जो उन्हें एक बार देख लेना चाहिए, उन्हें इंटरव्यू में काम आ सकता है। बाकी लोगों के लिए वैसा कुछ काम का इसमें है नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने RBI को क्रेडिट सपोर्ट के लिए अर्ज किया कि 15 करोड़ फैसिलिटी नाबार्ड और SIDBI के थ्रू उन्हें प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनके सेक्टर को हेल्प मिल सके। यहाँ एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है या इनिशिएटिव कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे, विश्वनाथ आनंद इंडिया के 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं चेस में। तो इन्होंने एक कोविड-19 में हेल्प करने के लिए एक फंड रेज करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है कि ऑनलाइन ये चेस का बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स के साथ ऑनलाइन चेस कंपटीशन रखेंगे, जिसके थ्रू जो भी फंड रेज होगा वो ये कोविड से रिलेटेड फाइट में उसे डोनेट करेंगे। तो इस तरह के इनिशिएटिव स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा इस क्राइसिस के सिचुएशन में लेना चाहिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव माना जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।